ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास में है सानिक। चैप्टर नंबर 4 सानिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सानिक है क्या? जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी उसी प्रकार की हमारे पास में सानिक होती है, पर सानिक जो होती है वो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि वर्ग मैट्रिक्स, यानी 2x2 की या 3x3 की या 4x4 की जो मैट्रिक्स होती है उससे हम सानिक कहते हैं। अब मैट्रिक्स को जो हम दर्शाते थे वो इस प्रकार के ब्रैकेट में दर्शाते थे, पर सानिक को जो हम दर्शाते हैं वो इस प्रकार के ब्रैकेट में हम इसको शो करते हैं। ये हमारे पास में दूसरा, आपके पास में जो मैट्रिक्स होती है उसका कोई संख्यात्मक मान या हल नहीं होता, पर जो हमारे पास में सानिक होती है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू में संख्यात्मक मान हमेशा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम सानिक को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्रम ले रहा हूँ वो 2x2, इस क्रम की अगर आपके पास में कोई सानिक है तो उसका हम हल कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे आपके पास में a हो गया, सानिक का मान 4, 3, 1 और 2, इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो इस सानिक को सबसे पहले हम जो दर्शाते हैं वो इससे दर्शाते हैं। ये होता है हमारे पास में a कोई दे रखा था, पद या मैट्रिक्स दे रखी थी जिसका हम सानिक निकाल रहे हैं, यानी इसको हम दर्शाते हैं सानिक AC। अब इसको हल कैसे करते हैं? तो 2/2 प्रक्रम के लिए सीधा वजन गुणा करते हैं। 4 को 2 से गुणा, कितने हो गए 8, फिर हमेशा बीच में साइन किसका? माइनस का। फिर इसको इससे गुणा, तो 1 को 3 से गुणा कर दिया, 3 तो 8 में से 3 चले गए, कितना उत्तर आ गया हमारे पास में? 5। ये हो गया हमारे पास में 2x2 क्रम की सानिक का हल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास में 3x3 क्रम की अगर हो तो उस सानिक को हम हल कैसे करते हैं। तो जैसे मैं ले लूँ ये आपके पास में कोई सानिक है जिसका मान 3, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3 दिया है। तो 3x3 की जब हम सानिक हल करते हैं तो यहाँ पर हम किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुसार इसको हल करते हैं। पर हल करने से पहले ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चिन्ह कैसे होते हैं? तो सबसे पहला जो साइन होता है वो किसका होता है? प्लस का। फिर उसके बाद में माइनस, फिर माइनस के बाद में प्लस। तो कहने का मतलब कोई भी दो समान चिन्ह एक साथ नहीं आने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस का, तो वापस ये किसका? माइनस का। फिर वापस ये किसका? प्लस का। फिर यहाँ ये माइनस का, तो यहाँ पे ये प्लस का, यहाँ पे ये फिर वापस माइनस का। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस। तो साइन हमेशा दो कोई भी समान चिन्ह जो है वो हमेशा साथ में नहीं आने चाहिए। तो अब इसको हल कैसे करते हैं? तो इसको हल करने के लिए या तो किसी एक पंक्ति से या किसी एक स्तंभ के अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको इस पंक्ति के अनुसार हल करता हूं। तो इस पंक्ति में आप देख सकते हैं सबसे पहला अवयव हमारे पास में क्या आ रहा है? सबसे पहला अवयव है हमारे पास में 3, और पहला जो था वो मैंने किस बताया था, वो किसका होता है? प्लस का। तो चलिए 3 ऐसा कैसा ले लिया। अब 3 ले लिया तो अब इस 3 से जुड़ी हुई पंक्ति और 3 से जुड़ा हुआ स्तंभ, इन दोनों को हमें कैंसिल करना है। तो देख सकते हो ये 3 है, इससे जुड़ी हुई पंक्ति तो ये हो गई, तो ये कैंसिल कर दिया, और इससे जुड़ा हुआ तो ये पहला स्तंभ ही है, तो इससे ये कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद में इसके अलावा देख सकते हो आपके पास में 4 अवयव बाकी है। उन चारों अवयवों को यहाँ लिख लीजिए। कौन कौन से? 1, 1, 2, 3, ये हो गया। चलिए पहला आ गया। अब दूसरा अवयव लेते हैं 2। तो मैंने बताया था पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तो माइनस के 2। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो देखते हैं वही इस 2 से जुड़ी हुई पंक्ति, तो 2 से जुड़ी हुई पंक्ति तो ये कैंसिल हो गई। 2 से जुड़ा हुआ स्तंभ, तो 2 से जुड़ा हुआ स्तंभ दूसरा ये वाला कैंसिल कर दिया। तो अब अवयव कौन कौन से बच गए? 0, 0, 2, 3, ये हमारे पास में संख्या आ गई। अब तीसरे पर चलते हैं, तो पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा वापस किसका? प्लस का। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास में इस अवयव से जुड़ी हुई पंक्ति तो ये कैंसिल हो गई, पर स्तंभ कौन सा हो गया? ये वाला, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब अवयव क्या बच गए? 0, 0, 1, 1, ये हमारे पास में संख्या आ गई। अब इनको वही अभी मैंने आपको बताया था 2 और 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस गुणा कर करके। तो वज्र गुणा करता हूं यहाँ पर भी। तो सबसे पहले तो 3 बार था, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस के 2, फिर यहाँ गुणा किया 0 को 3 से 0,
2 को 0 से 0, फिर प्लस का 1, यहाँ गुणा करूंगा 0 को 1 से 0, माइनस भी 0, ये हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं 3 में से 2 चले गए, कितना बच गया 1, 1 को 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0, यहाँ 1 को 0 से गुणा करूंगा तो 0, तो हमारे पास में उत्तर कितना आ गया 3। तो ये हमारे पास में हल हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, तो ये थी 2 × 2 को हल कैसे करते हैं और 3 × 3 को हल कैसे करते हैं। अब आते हैं सारणी के गुणधर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला गुणधर्म, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कहने का मतलब कोई सारणी आपके पास में दे रखी है, अगर उसकी हम परिवर्तित सारणी ज्ञात करें तो उन दोनों का मान हमेशा क्या रहता है, सेम। तो जैसे देख सकते हैं 1 2 1 3 2 1 और 0 1 3, ये मैंने एक सारणी ले ली। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो स्तंभ आपके पास में दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों स्तंभों को मैं पंक्तियों में लिखता हूँ। तो पंक्तियों में जब लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिखेंगे तो 1 2 1, दूसरा 3 2 1 था तो यहाँ 3 2 1, तीसरा 0 1 3। अब मैं अगर इन दोनों को हल भी करूं तो इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, आप देख सकते हैं। जैसे इस सारणी के का मैं मान निकालता हूं, सबसे पहला अवयव प्लस का 1, चलिए तो ये कैंसिल, ये 4 अवयव बच गए तो गुणा करता हूं, 2 को 3 से 6, माइनस 1 को 1 से गुणा 1। फिर दूसरा चलता हूं तो पहला आपके पास में प्लस का, दूसरा किसका, माइनस का। तब ये दूसरा अवयव लिया तो ये कैंसिल, तो 2 को 3 से गुणा कर दिया 6, माइनस 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, दूसरा हो गया। फिर तीसरे में चलते हैं तो वापस प्लस, तीसरा 0 था 0, यहां लेता हूं तो ये कैंसिल, 2 को 1 से गुणा 2, माइनस 2 को 1 से गुणा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 में से 1 दिया 5, 5 को 1 से गुणा कर दिया तो 5, 6 में से 1 दिया 5, 5 को 3 से गुणा कर दिया तो 15, या 2 में से 2 गए 0, 0 को 0 से गुणा 0, तो ये हो गए 15 में से 5 गए तो माइनस के 10। तो अगर आप इसको भी हल करेंगे तो भी इसका उत्तर कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस का, तो इससे जुड़ी हुई पंक्ति ये कैंसिल, इससे जुड़ा हुआ स्तंभ ये कैंसिल, 2 को 3 से गुणा 6, 1 को 1 से गुणा 1। चलिए दूसरा वापस माइनस का, तो माइनस के 2, ये कैंसिल, तो 3 को 3 से गुणा 9, माइनस 0 को 1 से गुणा 0। फिर तीसरा वापस प्लस का 1, तो इससे जुड़ी हुई पंक्ति ये कैंसिल, इससे जुड़ा हुआ स्तंभ ये कैंसिल, 3 को 1 से गुणा कर दिया 3, माइनस 2 को 0 से तो 0। तो देखिए 6 में से 1 गया तो यहाँ बच गए 5, यहाँ 9 में से 0 गए 9, 9 को 2 से गुणा कर दिया 18, यहाँ 3 में से 0 गए 3, 3 को 1 से गुणा कर दिया तो प्लस के 3। तो देख सकते हैं 5 और 3 8, 18 में से 8 चले गए तो माइनस के 10। तो दोनों का मान क्या है हमारे पास में, समान है। तो कहने का मतलब किसी सारणी के स्तंभों की संख्या को अगर हम पंक्तियों में बदल दें या पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में बदल दें तो भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब आते हैं हम दूसरी बात, दूसरे नियम पर। तो दूसरा नियम हमारे पास में ये था कि अगर हम किसी सारणी की 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों के अवयवों को परस्पर बदल दे, यानी 2 पंक्तियों के अवयवों को अगर परस्पर बदल दे या 2 स्तंभों के अवयवों को परस्पर बदल दे तो भी सारणी का मान समान रहता है, पर चिन्ह बदल जाता है। यहां पर एक उदाहरण देखते हैं हम। मैंने एक सारणी ले ली, यहां पर आपके पास में 1 2 1 3 2 1 0 1 0। अब यहां पर मैं किसी भी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को बदल देता हूं, तो मैंने इसको और इसको दोनों को परस्पर बदल दिया, यानी R1 और R2 इन दोनों को परस्पर बदल दिया। तो बदलने पर देखिए हमारे पास में क्या सारणी बनी। तो बदलूंगा तो ये जो अवयव है वो ऊपर चले गए तो यहाँ 3 2 1, ये नीचे आ गया तो 1 2 1 और 0 1 0। चलिए ये हो गया। अब आप दोनों को हल कर लीजिए, दोनों का मान समान रहेगा पर दोनों के चिन्ह जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे। चलिए हम सरल करते हैं, इसका मान निकालता हूँ। सबसे पहला अवयव प्लस का 1,
तो इससे जुड़ी हुई पंक्ति ये कैंसिल, ये स्तंभ कैंसिल, तो 2 को 0 से गुणा 0, 1 को 1 से गुणा 1, फिर दूसरा माइनस का 2 हो गए, तो इससे जुड़ी हुई पंक्ति ये कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल दिया, 3 को 0 से गुणा कर दिया 0 माइनस 1 को 0 से गुणा कर दिया 0, फिर तीसरा वापस प्लस का 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 को 1 से गुणा कर दिया 3 माइनस 2 को 0 से गुणा कर दिया 0। तब देखते हैं 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1, 2 को 0 से गुणा कर दिया 0 और 1 को 3 से गुणा कर दिया 3, 3 में से 1 गए तो उत्तर कितना आ गया हमारे पास में 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस का 2 है। अब हम इसको हल करेंगे तो साइन माइनस के 2 आएंगे, मान समान रहेगा पर चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए पहला अवयव प्लस के 3, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 को 0 से गुणा 0, 1 को 1 से गुणा तो माइनस का 1, फिर दूसरा प्लस के 2 सॉरी माइनस के 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, फिर वापस प्लस का 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 को 1 से गुणा किया 1, या माइनस का 0, तो 3 को माइनस 1 से गुणा करूंगा माइनस का 3, 2 को 0 से गुणा कर दिया 0 और 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, तो 3 में से 1 गया तो माइनस के 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस के 2 और यहाँ उत्तर किसका है माइनस का 2। तो संख्या तो समान है, मान समान है, पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो दूसरा नियम हमारे पास में क्या था कि अगर किसी भी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के अवयवों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान समान रहता है पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नियम में मैंने आपको तीसरा नियम जो है आपके पास में वो ये है, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी का मान जो होगा जिस संख्या से आपने गुणा किया है उतने गुना वो बढ़ जाता है। मतलब 2 से गुणा किया तो 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 से गुणा करोगे तो 3 गुना, 4 से गुणा करोगे तो 4 गुना। उदाहरण लेते हैं जैसे तीसरा नियम, ये हमारे पास में एक सारणी है जिसका मान 4 1 2 2 ये दे रखा है। अब इस सारणी में या तो किसी एक पंक्ति को या एक स्तंभ को किसी संख्या से आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे जैसे ये पहली पंक्ति है R1, तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, इस R1 को किससे गुणा कर रहा हूँ 2 से। तो सिर्फ एक ही पंक्ति को गुणा करना है। तो जब मैं यहाँ गुणा करता हूँ, इसको A1 नाम दे दिया मैंने, तो 4 2 से गुणा 8 और यहाँ गुणा करूंगा तो 2, ये ऐसे कैसे। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इस सारणी का मान आप देख सकते हैं, क्या मान आ रहा है आपके पास में, 4 को 2 से गुणा किया 8, 2 को 1 से गुणा कर दिया 2, उत्तर क्या आ गया हमारे पास में 6। अब इस सारणी को जब मैं हल करता हूँ तो देखिए 8 को 2 से गुणा कर दिया 16 और 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, का आप देख सकते हैं उत्तर कितना आ रहा था। तो कहने का मतलब A1 का मान एक सारणी A का कितना गुना हो गया 2 गुना। तो मैंने बोला था जिस संख्या से आप गुना करते हो उतना गुना वो बढ़ जाता है। तो हमने 2 से गुणा दिया तो 2 से 2 गुना बढ़ गया, 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना, 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुना। तो तीसरा नियम हमारे पास में ये हो गया कि किसी सारणी में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को हम किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो उस सारणी का मान भी उतने ही गुना बढ़ जाता है। चौथा जो हमारे पास में नियम है वो ये है कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के अवयवों की संख्या समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। चलिए देखते हैं हम। जैसे मैंने एक सारणी ले लिया आपके पास में 1 2 1 1 0 1 2 3 2, ये मैंने ले लिया। तो आप इस सारणी में देख सकते हो पहला स्तंभ और जो सबसे लास्ट वाला तीसरा स्तंभ है उन दोनों के अवयवों की संख्या यहाँ पर समान है। यहाँ देख सकते हैं 1 1 2, यहाँ पे भी 1 1 2। तो कहने का मतलब C1 बराबर है C3 के, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो इस सारणी को जब आप हल करेंगे तो इसका मान क्या होता है 0 होता है। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहला अवयव A, पहला प्लस का होता है, ये कैंसिल क्योंकि इससे जुड़ी हुई पंक्ति इससे जुड़ा हुआ स्तंभ, तो ये कैंसिल, तो ये 4 अवयव बच गए। वजह गुणा करते हैं 0 को 2 से 0, 1 को 3 से 3। चलिए पहला प्लस का, दूसरा किसका माइनस का, तो इससे जुड़ी हुई ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 2 3 4, तो 1 को 2 से गुणा 2, 1 को 2 से गुणा 2। चलिए तीसरे में चलते हैं तो प्लस का 1, तो इससे जुड़ी हुई पंक्ति इससे जुड़ा हुआ स्तंभ, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो 1 को 3 से गुणा 3 माइनस 2 को 0 से गुणा 0। तो अब आप देखते हैं
1 या 0 में से 3 घटा दिया माइनस के 3 को 1 से गुणा कर दिया तो माइनस के 3, 2 में से 2 गया 0, 0 को 2 से गुणा कर दिया 0, 3 में से 0 गया 3, 3 को 1 से गुणा कर दिया 3, 3 में से 3 गया, उत्तर क्या आ गया हमारे पास में 0। तो अगर हम ये मैंने आपको सीधा सिंपल सा बता दिया कि सारणिक में किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयवों की संख्या समान हो तो उस सारणिक का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है आपके पास में। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 नियम बताए हैं। सारणिक को कैसे हल करते हैं, 2x2 का क्रम हो या आपके पास में 3x3 का क्रम हो। सारणिक हमेशा ध्यान रखना हमेशा वर्ग अवयव के रूप में ही होती है सारणिक। तो ये उसको हल करने का तरीका हो गया। 4 नियम भी बता दिए, और भी 2-4 नियम है वो हम कल बताएंगे अगली क्लास में। और इसके अलावा जो भी उदाहरण है जिसमें हम संक्रियाएं लगाएंगे वो बाकी की अगली क्लास में।